सूरज का फैसला एक शादीशुदा जिंदगी को रातों रात तबाह कर देता है और आईपीएस ईशा, जिसका गुरूर उसकी ईमानदारी और उसकी पहचान थी, अचानक एक ऐसी दुनिया में खड़ी हो जाती है जहां उसके सामने एक सौतन ला बिठाई गई है। कहानी की असली शुरुआत तब होती है जब घर के अंदर गोलियों की तड़तड़ाहट और चीखों का शोर गूंज उठता है। अवनी अपने हाथ में बंदूक लिए रोती बिलखती चीख रही है कि कोई उसके पास न आए वरना वो खुद को गोली मार लेगी, क्योंकि उसका होने वाला मासूम बच्चा पैदा होते ही दुनिया की नजरों में नाजायज कहलाएगा और इस कलंक के साथ वो जीना नहीं चाहती। लेकिन तभी सूरज आगे बढ़कर पूरी पंचायत और परिवार के सामने एक ऐसा ऐलान कर देता है जो सबकी रूह कंपा देता है। सूरज साफ साफ तूफान तो तब आता है जब एक औरत का गुरूर, उसका स्वाभिमान और उसका पूरा संसार एक ही पल में ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। और जब पूरी दुनिया एक आईपीएस अफसर के सामने वही ताना मारती है कि औरत का गुरूर तोड़ धना हो तो उसके सामने एक दूसरी औरत को खड़ा कर दो। बस यही हुआ है ईशा के साथ, क्योंकि जिस पति पर उसे अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा था, जो खुद को पति ब्रह्मचारी कहता था, आज उसी सूरज यानी दादा भाई ने एक ऐसी औरत और उसके नाजायज बच्चे को अपना नाम दे दिया है जिसे सुनकर पूरा परिवार सन्न रह गया है। यह कहानी सिर्फ एक फैसले की नहीं है, यह कहानी है धोखे, प्यार, त्याग और समाज के उस केडीडीडी हवे सच की, जहां एक तरफ कानून की रखवाली करने वाली आईपीएस ईशा खड़ी दीदी ही है और दूसरी तरफ उसका अपना पति सूरज, जो दादा भाई बनकर एक बहुत बड़ी मजबूरी के बोझ तले दबा हुआ है। अब देखना यह है कि यह नया मॉडल इस घर को किस तबाही की तरफ ले जाता है। लेकिन इस पूरे बवंडर की शुरुआत आखिर हुई कहां से थी, यह जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा और उस खौफनाक मंजर की तरफ जहां एक तरफ बंदूक की नोक थी और दूसरी तरफ एक बिलखती हुई मां का दर्द। दरअसल कहानी में आग तो तब लगी थी जब अवनी नाम की लड्डदहकी हाथ में लोडेड बंदूक लिए पागलों की तरह चीख रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ खौफ और बेबसी थी। वो चीख चीख कर कह रही थी कि पति ब्रह्मचारी दूर रहना, मैं कह रही हूँ मुझसे दूर रहना, कोई भी मेरे पास आया तो मैं सीधा गोली चला दूंगी। और उसी वक्त माहौल में सन्नाटा छा जाता है जब अवनी की रोने की आवाज गूंजती है और वो कहती है कि मेरा बच्चा, मेरा मासूम बच्चा पैदा होते ही नाजायज कहलाएगा। इस समाज में कौन देगा उसे अपना नाम? वो मरे या जिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ी डिशता। मैं ऐसे बदनाम बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाना चाहती। तभी वहाँ मौजूद लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि अपनी बात सुनो, गन नीचे रखो, सुसाइड करने से कभी कोई मैटर सॉल्व नहीं होता, हम बात करके कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। लेकिन अवनी का दिमाग पूरी तरह से फिर चुका था। वो चिल्लाती है कि कोई पास मत आना, अगर कोई पास आया तो मैं गोली चला दूंगी। और तभी चीख पुकार मच जाती है। पूरा परिवार दहशत में आ जाता है। घर वाले भागे भागे आते हैं। मोनिका भाभी, ताई जी सब चिल्लाने लगते हैं। माहौल इतना खराब हो जाता है कि सब कहते हैं कि अवनी को यहाँ मत लाओ वरना घर वाले उसे जान से मार डालेंगे। सब लोग बंदूकें लेकर उसे ढूंढ रहे हैं और अगर वो मिल गई तो भरी पंचायत के सामने उसे बेइज्जत करके उसकी जान ले लेंगे। ऐसे खौफनाक मोद्दा पर जहाँ एक मासूम बच्चे और उसकी माँ की मौत साफ नजर आ रही थी, वहाँ सूरज आगे आता है। सूरज यानी दादा भाई एक ऐसा फैसला लेता है जो पूरी दुनिया के होश उड़ा देत कह देता है कि इस बच्चे को नाम मैं दूंगा और यह मेरी जिम्मेदारी है। जिसके बाद घर की ताई माँ से लेकर सूरज की पत्नी ईशा तक सब सन्न रह जाते हैं, क्योंकि किसी को यकीन ही नहीं होता कि जिस दादा भाई के फैसलों पर सबको नाज था, उसने अपनी ही पत्नी की खुशियों की बलि चढ़ा दी है। और ईशा टूटकर खुद को कमरे में बंद कर लेती है, जहाँ रोते बिलखती अपनी खोई हुई पहचान को याद करती है कि आईपीएस बेटी और बहू की जो पहचान उसे सूरज की वजह से मिली थी, आज सूरज के ही एक फैसले ने उसकी पूरी हस्ती मिटा दी है। जबकि दूसरी तरफ अवनी सूरज को अपना मसीहा मानने लगती है और अमृता जैसे घर के दूसरे लोग भी सूरज के इस न्याय की कस्में खाने लगते हैं। पर ईशा का दर्द सिर्फ वही समझ सकती है जिसे अपनी ही आंखों के सामने पति का नाम किसी और औरत से जुड़ते देखना पड़ रहा है। हालांकि सूरज ईशा के कमरे के बाहर खड़ा होकर तड़प रहा है और अपने मन में दोहरा रहा है कि उसका यह पति ब्रह्मचारी रूप और उसका प्यार अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ ईशा का ही रहेगा। लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि बंटी और काव्या के बीच भी सूरज के इस कदम को लेकर तीखी बहस छिड़ जाती है, जहाँ काव्या साफ कहती है कि कोई भी औरत अपने पति की जिंदगी में दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती और ईशा भाभी के साथ जो हुआ है वो सरासर अन्याय है। इसी बीच घर के बाकी कोने में सुई अपनी अलग ही खिचड़ी पका रही है, जिसे ईशा के दर्द से ज्यादा इस बात की चिंता सता रही है कि कहीं नई लड़की का बच्चा आकर उनके हक के पैसों और जायदाद पर कब्जा न कर ले और वो अपने पति से टपरी के बिजनेस के बजाय अपना हक मांगने की बातें करती है। अगले दिन सुबह जब ईशा बिना कुछ खाए पिए भारी दिल से पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो वहाँ सहकर्मियों की कानाफूसी और मेज पर पड़ी एफआईआर फाइल्स के बीच एक अखबार या पर्चा उसकी नजरों में आता है, जिस पर लिखा होता है कि दादा भाई ने आईपीएस पत्नी की अकड़ ढीली करने के लिए उसके सामने सौतन ला खड़ी की। यह देखते ही ईशा का स्वाभिमान अंदर तक छलनी हो जाता है और वो समझ जाती है कि समाज अब उसे एक जाबांज अफसर के तौर पर नहीं बल्कि एक ऐसी बदनसीब पत्नी के रूप में देख रहा है जिसकी जगह किसी और को दे दी गई। सूरज की इस मजबूरी या वादे ने न सिर्फ उसके अपने परिवार के धागे बिखेर दिए हैं, बल्कि ईशा के आत्मसम्मान पर भी ऐसा घाव दे दिया है जिसे मिटाना अब आसान नहीं होगा।